Ji, so let's start. I am back after a long time with another guest for my channel, and today I have with me Saad Mazhar. अच्छा, थ्रू आउट द पॉडकास्ट मैं इनको शायद साद भाई से रेफर करूंगा क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन एड्रेसिंग हिम लाइक दैट, तो उसमें कोई मसला नहीं है। साद का मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। साद भाई इज करेंटली इन ह्यूस्टन टेक्सास एंड ही इज करेंटली स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन। और वो अबाउट ही इज अबाउट टू ग्रेजुएट, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि उनका उनका ह्यूस्टन का डिसीजन, ह्यूस्टन आने का पीछे क्या रीजंस थे और उनके आगे क्या प्लान्स हैं और उनकी एकेडमिक और प्रोफेशनल जर्नी सो फार। सो लेट्स बिगिन। साद भाई कैसे हैं? Assalamu alaikum, Sherry. Thank you for having me, taking out your valuable and precious time. नहीं नहीं, मैं मुझसे ज्यादा प्रेशियस टाइम तो आपका है। मैं तो अभी भी मतलब स्टूडेंट, टेक्निकली स्टूडेंट ही हूँ वैसे। सादवी, तो लेट्स बिगिन। मैं थोड़ा सा, मैं आपकी थ्री फेजेस में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जीकी की जर्नी, और जीकी से ग्रेजुएट होने के बाद आपका जो आई थिंक 2 से 3 साल का पीरियड था जिसमें आपने मल्टीपल चीजें ट्राई करी, तो उसके बारे में कुछ शेयर करें। क्योंकि मुझे तो पता है, ऑडियंस को बताएं कि वो आपकी जो, आप बीच में आपका आप एयरफोर्स की तरफ भी टिल्ट कर रहे थे, फिर आप मल्टीपल जॉब्स की तरफ टिल्ट कर रहे थे, फिर आप मास्टर्स का सोच रहे थे, फिर आप कनाडा का सोच रहे थे। तो उसमें थोड़ा सा कुड यू प्लीज शेड सम लाइट हमारी ऑडियंस के लिए? Okay, so starting from, I got my early education from Faisalabad. It's a big city, but with a relatively less developed, and I would say people over there have relatively less exposure. But I got my matriculation and FSC from Faisalabad, and then I got lucky to got an offer from GIK. तो वहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया, and I graduated in 2016. And then I got lucky again to have an opportunity to work for Pfizer in US right after graduation. It was a above $1 million project in Springfield, Missouri. So that was a breakthrough in my career. If anyone can say what's the turning point, तो वो turning point था जहाँ पे मुझे जब मैं एयर फोर्स में मेरा नहीं हुआ था, तो I got lost. 2-3 साल में बड़े परेशानी में गुजारे। So I am always a kind of a person who always have ambition, who always have some passion. तो वो 2-3 साल बीच में मैंने JIK के बड़े मुश्किल में गुजारे। बट आफ्टर दैट फाइजर के प्रोजेक्ट के बाद आई डिसाइडेड कि नहीं यार, इंजीनियरिंग इज गुड एंड ऑटोमेशन ही सिलेक्ट करूंगा। एंड देन एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मैंने यूएस आना है अल्टीमेटली। सो in I worked for, with that, it was a contractual job, or I worked on that project for approximately 7 months, and I still remember the dates. So I joined 24th July in 2016, and I left that company on 14th Feb 2017. और फिर उसमें 2-3 महीने के गैप के बाद आई गॉट लकी टू हैव अनदर ऑफर विद इंटेक. इट इज लीडिंग सिस्टम इंटीग्रेटर. जो फाउंडर है उनके, वो ही वाज अ ग्रेजुएट ऑफ MIT, एंड इट्स अ multi-million-dollar services company providing services across the globe, literally across the globe. So अफ्रीका में उनका काफी अच्छा फुटप्रिंट था, यूएस में. सो इनिशियली मुझे उन्होंने यूएस बिजनेस यूनिट में रखा, and I was lucky again to work with the vice president and good managers over there in US business unit. And then I got switched to Middle East business unit. उसमें मैंने तकरीबन कोई साल एक काम किया, और फिर उसके बाद I got another job opportunity in Karachi, which was quite I would say. अच्छा, ये आपकी लाहौर, ये जो आपने प्रीवियस, ये लाहौर बेस्ड था राइट? जस्ट फॉर द ऑडियंस, क्या आप लाहौर में ही थे? आउट आप लाहौर में रहे, बट वर्किंग फॉर यूएस एंड मिडिल ईस्ट बिजनेस. सही है, ठीक है ठीक है। फिर कराची आ गए आप फिर? एंड देन मैं कराची आ गया 2018 में. आई थिंक 18 अगस्त 2018 को मैं कराची आया, और मेरा रोल वो जरा मेरी एज के लिहाज से थोड़ा सा बड़ा था. सो आई वाज बिजनेस लीड इन कराची इन द साउथ रीजन ऑफ पाकिस्तान. Thanks to my manager Adil Khalid,
who trusted my skills. और फिर उसके बाद तकरीबन 2.5 साल मैंने कराची में वो जॉब की एज अ बिजनेस लीड. आई हैव अ सर्विसेज पोर्टफोलियो ऑफ अराउंड $1.6 million services, totally services. So and service selling is quite a difficult thing. I mean, Pakistan में especially service selling is quite a difficult thing. So again, thanks to Adil Khalid, who taught me how to sell. और देन उसके बाद फिर मैंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया था डेटा सीड्स के नाम से, विच इज स्टिल इन माय स्टिल अप. बट उसमें यह है कि राइट नाउ बिकॉज अभी मेरा था कि आई हैव टू पेनिट्रेट इन यूएस मार्केट. सो इन द मेन टाइम मैंने जब अमेंसियन छोड़ी थी तो आई हैव एडमिशन फ्रॉम फिनलैंड. So University of Oulu से in it's the northmost city of the world, you can say. So University of Oulu से मैं applied computing में मास्टर्स कर रहा था. अच्छा एक सही है. अच्छा एक इसमें थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू आने से पहले आप तो आप जीकी से ग्रेजुएट हुए, आपने 2-3 साल का आप काम करते रहे, डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड्स में आप जाते रहे. फिर जब आपने ये हायर पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन का सोचा तो आप फिनलैंड तक कैसे पहुंचे? इसका सिर्फ एजुकेशन स्पेसिफिक अगर आप बता सकते हैं. So, उसमें ये था कि सबसे पहले तो प्रोफेशनली मेरी फील्ड एक ही थी, ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम्स. सो जो प्रोसेस इंजीनियरिंग होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑयल एंड गैस में, आपकी जो सारे प्रोसेसेस को ऑटोमेट करते हैं, मेरी फील्ड वही थी. और इंजीनियरिंग में मुझे शौक था, डेवलप हो गया था तो नहीं बट डेवलप हो गया था जी. और उसमें ये था कि डेफिनेटली मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना था. दैट वाज द बॉटम लाइन कि मुझे पाकिस्तान से निकलना है. इन एनी केस मुझे जितनी मर्जी सैलरी कोई दे दे, मैंने पाकिस्तान में. ठीक है. तो मैंने स्टार्ट किया अप्लाइंग इन यूरोप. डेफिनेटली वो फाइनेंशियली मोर फिजिबल था. और यूएस का एक जो अमूमन पाकिस्तानी बच्चों को होता है जीआरई का एक डर होता है, फियर होता है, तो वो जीआरई का फियर था मुझे. तो कनाडा और मैंने यूरोप में अप्लाई किया. आई गॉट एडमिशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो इन कनाडा एज वेल. और इन जर्मनी में टीयू बर्लिन में हो गया था एडमिशन. दिस इज आल्सो अ टॉप नॉच यूनिवर्सिटी. आई थिंक इट्स इन टॉप 100. एंड देन फिनलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू में हो गया था. और एक और यूनिवर्सिटी है, जब एग्जैक्टली में, बट एक और यूनिवर्सिटी थी, आई थिंक it's in Estonia or somewhere. So Tallinn University तो नहीं थी TU? No, I mean मुझे exact याद नहीं. I chose University of Oulu because of several reasons. Tech में वो एरिया बड़ा फेमस था, उधर नोकिया का हेडक्वार्टर्स था, उसके प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे. सो मैंने इन चीजों को एवेलुएट किया था और मुझे वो 100% स्कॉलरशिप भी दे रहे थे. सही है. ठीक है. तो फिनलैंड में टिल 2018 आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती थी. अब उन्होंने आई थिंक 20,000 to 30,000 यूरोस उनकी टोटल फीस है मास्टर्स की. पहले उससे पहले एजुकेशन, हायर एजुकेशन फ्री थी इवन फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. अब उन्होंने फीस इंट्रोड्यूस करा दी है. अब हो गई है. मोस्टली स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं बट 20,000 to 30,000 यूरोस उनकी है. नॉर्डिक कंट्रीज ने रिसेंटली, मैं भी अभी कल किसी से बात कर रहा था कि इवन नॉर्वे ने, जो कि इंटरनेशनल्स के लिए भी फ्री होता था, उन्होंने भी 10 से 15,000 यूरो के कैप्स लगाना शुरू कर दिए हैं पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के ऊपर. बट वो आप कवर अप कर लेते हो. सो फाइन, जब आप मास्टर्स का डिसाइड करते हैं कोई भी बंदा, तो वो कभी भी उसको फाइनेंसेस को नहीं देखना चाहिए. फाइनेंसेस आपके इवेंचुअली मैनेज हो जाते हैं. I mean, you are also studying in Netherlands, और मैं फिनलैंड में भी पढ़ा, मैं इधर भी पढ़ा. फिनलैंड में मेरे पास I have a very good job at campus, it's a research job. तो फाइनेंसेस आपके हमेशा मैनेज हो जाते हैं. फाइनेंसेस शुड बी सेकेंडरी. मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंसिडर नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल कंसिडर करें. दैट्स अ बॉटम लाइन, आप उसी की बेस पे. बट जब आप मास्टर्स का डिसाइड करते हैं तो अपने जहन में आपने जब सोच लिया है कि मैंने बाहर जाना है, तो फिर आपने पाकिस्तान से निकलना है. फिर फाइनेंसेस इज अ सेकंड. फिर आपको मैनेज समहाउ करने हैं. पहले ये डिसाइड करना है कि आपने जाना किधर. तो और आई मीन फिर यूरोप और अमेरिका में भी एक काफी जो है वो अक्सर बच्चों का सवाल होता है कि जी यूरोप जाएं या अमेरिका जाएं. हाँ, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है असल में, क्योंकि मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी अगर शेयर करूं तो मैं आपसे भी कंफर्म करता था और अपने और भी लोगों से पूछता था, क्योंकि मुझे हमेशा से जर्नलिज्म का शौक था. मुझे NYU जाना था, लेकिन जब मैंने रिसर्च शुरू करी, so I started my research in May 2020, almost May June 2020, जब मैं लम्ब से पढ़कर आ गया था.
और मुझे 1 साल बाद यही रियलाइज हुआ कि कन्वीनियंस के तौर पे मेरे लिए यूरोप मतलब कुछ चीजों में बेहतर था। तो वो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, मतलब उसमें आप बट आई मीन इसको अगर हम समराइज करें एक लाइन में, सो दैट वुड बी कि यू कांट compete अमेरिका विद द नॉर्थ हाँ अमेरिका एंड वो नॉर्थ तो अमेरिका विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ वो सो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस का तो कोई एज सच तो कोई इक्विवेलेंट नहीं है, दैट्स ट्रू। इक्विवेलेंट है ही नहीं। सो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आपकी एक्सपोजर है और जो वॉल्यूम है बिजनेस का, इट्स वे बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। फिर उसके बाद आफ्टर यूएस आई थिंक कनाडा इज अ मोर फिजिबल ऑप्शन, बिकॉज आपने सिर्फ मास्टर्स नहीं करना होता। अगर तो हम लोग सिर्फ मास्टर्स का देख रहे हैं तो या तो ना कि कोई बंदा INSEAD से पढ़ रहा है या हार्वर्ड से, MIT, स्टैनफोर्ड से पढ़ रहा है, तो फिर तो एक सेपरेट कहानी है, फिर तो वो जरूर उधर जाए, नो मैटर वो लोकेशन क्या है। बट अदर देन दैट सारी Tier 4 है। अदर देन सही है, दैट ये सारी सही है। यूनिवर्सिटीज इक्वली, मोर और लेस इक्वली है। आई मीन इट डजंट मैटर, इट डजंट रियली मैटर आप यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन से पढ़े हो या XYZ यूनिवर्सिटी से पढ़े हो। सो फिर आपको फाइनेंसेस डेफिनेटली देखने होते हैं। आई वुड से कि जब आप यूएस का अगर डिसीजन ले लेते हो तो उसमें इफ यू हैव इवन फंड्स फॉर 1.5 million or 2 million, even then you can manage. There are multiple scholarships, there are multiple programs in which you can enroll, or I mean finances can be managed. So at the time of decision, finances should be a secondary thing. That's सही what I believe. मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही करना चाहिए, फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लोगों के लिए, बट जब आप अपनी लाइफ का डिसीजन ले रहे हो तो ये वाली बाउंड्री को आप फिलहाल हटा दो साइड पे। इट्स अ लाइफ टाइम डिसीजन। और डेफिनेटली आपने जब फिर मास्टर्स के लिए जब मुल्क से बाहर जाने का प्लान कर रहे होते हो तो फिर आप उसके बाद बहुत सी और भी चीजें प्लान कर रहे होते हो। आपने लैंग्वेज बैरियर भी देखना होता है, जॉब मार्केट भी एवेलुएट करनी होती है, आपने कम्युनिटी भी देखनी होती है, आपने फैमिली सिस्टम में भी इंटीग्रेट होना है इवेंचुअली, आपने अपने कल्चर्स और रूट्स को भी साथ में रखना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए राइट एट द एज ऑफ 24। आई मीन ये it's kind of hard, it's easier said than done। 24 की एज में किसी भी बच्चे को ये ये सारी चीजें चीजें evaluate करना it's kind of hard, but अगर कोई कर लेता तो वो बहुत बेहतर है। नहीं सही है। अच्छा इसमें एक मेरा बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन है, क्योंकि आप टेक्निकल फील्ड से हैं। जब मैं यूरोप का सोच रहा था तो मैंने आई गॉट इन मतलब ऑल अक्रॉस यूरोप, मतलब मेरा बुदापेस्ट में भी हो गया था, प्राग में भी हो गया था, जर्मनी में भी 2-3 जगह हो गया था। बट मेरी आर्ट्स और मीडिया की फील्ड है। लेकिन एक हमारे मुल्क में मिथ है कि बस अगर आपने इंजीनियरिंग करनी है आप जर्मनी चले जाओ, वो आपको आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, आप इंजीनियर बन के पता नहीं कितने हजारों यूरो कमाना शुरू कर दोगे। तो इस मिथ को थोड़ा डिबंक करते हैं, क्योंकि मेरी रिसर्च तो इसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है। पहली बात तो जर्मनी जाने के लिए आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना पड़ता है, और पाकिस्तान में वो इतना अजाब है वो ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना, क्योंकि मैंने उस पर थोड़ी सी रिसर्च करी है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, मतलब जो स्पेसिफिक जर्मनी की एक मिथ बनी हुई है कि बस जर्मनी चले आते हैं या इटली चले जाते हैं या मतलब बस यूरोप में घुस जाते हैं किसी तरह, फिर फिगर आउट कर लेंगे। अच्छा चलो इसको बिफोर कमिंग टू दिस क्वेश्चन, तो तीसरी जो यूनिवर्सिटी थी वो बुदापेस्ट की यूनिवर्सिटी थी। बुदापेस्ट सही है, और बुदापेस्ट हाँ हंगरी में थी। वो कोई बिजनेस सी प्रोग्राम था, बट हाँ एनीवेज सो लीव इट। अच्छा अब इसको अगर आप आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मल्टीफोल्ड। नंबर 1 तो ये देखना है कि आपने रोड मैप क्या होता है। जिस तरह फिनलैंड का ये था कि आप वो इवन FBR से ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑडिट कर देते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट। वो कहते हैं 1 रुपया दिखा दो, जस्ट 1 रुपी, बट वो 1 रुपया आया कहाँ से आपने वो पूरी ट्रेल देनी है। आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरी उन्होंने 3 साल की जो है ना वो ऑडिट कर दिया था पूरा। आपका आपकी पूरी जर्नी तो मैंने देखी है, मतलब वो तो मैं फर्स्ट हैंड विटनेस हूँ। और वो एक एक जो है स्टेटमेंट पे एक एक ट्रांजैक्शन को उन्होंने हाईलाइट किया था। और सो पहली दफा मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ, मैंने दोबारा अप्लाई किया, मेरा दूसरी दफा वीजा रिजेक्ट हुआ। आई अपील्ड इन द फिनिश इमिग्रेशन कोर्ट, उन्होंने वो डिसीजन नेगेटिव में दे दिया। सो आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू अनदर कंट्री, और मीनवाइल उन्होंने खुद ही मुझे ईमेल की कि आपका केस हमने दोबारा ओपन कर दिया, आप डॉक्यूमेंट्स दोबारा सबमिट कराएं। और मैंने दोबारा सबमिट कराया एंड आई गॉट अ वीजा इन आपका कोविड। वीजा जब लग गया। पूरी दुनिया बंद थी तो कोविड में मुझे वीजा मिल गया। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सिस्टम पे बिलीव करा, आपने सिस्टम पे गिव अप नहीं कर दिया। आपको पता था कि वो अगर प्रोसेस करेंगे तो। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, जब मैं नेदरलैंड्स आ रहा था
मतलब इन्होंने मुझे ईमेल करी कि आपका एडमिशन हो गया है, आप एक पोर्टल पे जाके अपना पासपोर्ट अपलोड कर दें और हम आपका वीजा अप्लाई करेंगे। और ये मेरे लिए मतलब स्पेशली हमारे पासपोर्ट के जिस तरह के हालात हैं, और यूनिवर्सिटी आपका वीजा अप्लाई करती है, आपको यूनिवर्सिटी को एक अमाउंट डिपॉजिट कराना होता है जो कि जर्मनी वाले ब्लॉक्ड अकाउंट वाले ही अमाउंट होता है उसका। तो यूनिवर्सिटी ने मुझे अपनी डिटेल्स भेजी, मैं बैंक गया, मैंने उनको पैसे जमा कराए, उसी दिन सेम डे पैसे पहुंच गए और यूनिवर्सिटी ने मेरा वीजा अप्लाई कर दिया। और 10 दिन बाद मुझे ईमेल आ गई कि आप इस्लामाबाद जाके स्टैंप लगवा लें अपने पासपोर्ट के ऊपर। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि नेदरलैंड्स आपका वीजा आपके लिए खुद अप्लाई करता है, लेकिन आपने जो पैसे जमा कराने यूनिवर्सिटी को, उसकी आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि आप कैसे पैसे जमा करा रहे हैं। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो काफी स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में। आई मीन इन यूएस आप बस पैसे दिखा दो कहाँ से हैं। हाँ, यूएस और यूके में बस आपको पैसे दिखाने होते हैं। पैसे इन इन यूरोप आपको एक तो पैसे भी दिखाने और फिर प्रूफ करना है कि ये सारे वाइट एंड लेजिट आपकी सारी मनी ट्रेल है। क्योंकि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली कुछ लोगों को जानता हूं जिनके मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज के वीजास रिजेक्ट हुए हैं, या उनको जर्मनी के केस में उनको अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिल रहे। नेदरलैंड्स का ये है कि नेदरलैंड्स इतने लोग अप्लाई नहीं करते, तो नेदरलैंड्स का सिस्टम भी थोड़ा पाकिस्तान का इतना वो कंजेस्टेड नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जब पैसे जमा करा रहा था तो मतलब वो बैंक वाले आपसे इतने सवाल पूछ लेते हैं कि आपको वहीं पे आप जो हो ना, क्योंकि वो स्टेट बैंक के थ्रू पैसे जाते हैं, क्योंकि जब आप कराची से पैसे नेदरलैंड्स भेज रहे हो तो उसमें बीच में मल्टीपल एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली वीजा वाला प्रोसेस, क्योंकि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आप ये भी तो देखो, आप हंगरी अप्लाई तो कर दोगे। मेरे पास वो लेटर्स पड़े हुए हैं जो मुझे बुदापेस्ट की यूनिवर्सिटीज ने भेजे थे, उनकी जो चेकलिस्ट थी और उनके जो मसले थे, वो अप्लाई करने में बंदा फारिग हो जाता है, मतलब इतनी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। I mean, I still remember मेरा 2018 में एडमिशन हुआ था and I started my education in Finland, my masters in Finland in 2020। तो 2.5 साल में उस केस को फाइट करता रहा। और जो मेरे वहाँ पे प्रोफेसर थे वो भी, उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार मतलब 2.5 साल आपने इसको परस्यू किया। ऐसा I said हाँ करना। I still remember मेरा फोल्डर जो है वो I think hundreds of MBs का था, उसमें पूरी I mean, मैं बकायदा आंसर्स बनाता था कि इस पॉइंट का ये आंसर है, हाईलाइट किया हुआ ये है, ये इस तरह से है, ये चेक नंबर है, ये। सो आपकी डॉक्यूमेंटेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से तो कहीं भी आप वीजा प्रोसेस या इमिग्रेशन प्रोसेस कनाडा का, जिस तरह से आजकल लोग अक्सर लोग एक्सप्रेस एंट्री का पूछ रहे होते हैं, हम उस पर भी आएंगे अगर टाइम हुआ तो। इस एक्सप्रेस एंट्री है, सो आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपको खुद करनी चाहिए, किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाना चाहिए। और आई मीन देयर आर मल्टीपल ग्रुप्स फेसबुक पे हैं। आई मीन पीपल कैन आस्क अस इफ समबडी वांट्स। तो अखबार खुद करना चाहिए, आपको सिस्टम का पता लग जाता है, अपनी इंटीग्रिटीज का पता लग जाता है, एंड लॉन्गर टर्म में आपकी डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव हो जाती है। सो लाइफ में आई मीन आई थिंक इन मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, जो बड़े स्केल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इफ यू आर डूइंग जॉब, सो 70% इज डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग है तो आप प्रोजेक्ट्स को कर जाते हो, बड़े प्रोजेक्ट्स कमर्शियल लेवल पे, कॉर्पोरेट्स। डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। नहीं, ये तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मुझे ये इस पर आते हैं, आपने इतनी मेहनत करी, इतना उनका सिस्टम में घुस के आपने फाइट करा कि फिनिश बेचारे लोगों ने इतना मसले नहीं करे होंगे अपने सिस्टम के साथ। तो जब हो गया, जब सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, आप कराची से ही क्लासेस ले रहे थे और आप 2021 के स्टार्ट में जा भी सकते थे फिनलैंड, और फिनलैंड जाने का मतलब है आपके पास पूरे यूरोप का एक्सेस होता। तो फिर ये अचानक ह्यूस्टन का दिमाग किस तरह बन गया? फिर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ उलू से यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के ये जो ट्रांजिशन है, ये कैसे हुई? क्योंकि इट्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। आई मीन मैंने जैसे पहले बताया था कि मैंने यूएस ही आना था अल्टीमेटली। सो फिनलैंड इज जस्ट अ गेटवे टू एंटर इन द यूएस। सो मीनवाइल मैंने कनाडा का भी एक ऑप्शन चलाया हुआ था, एक्सप्रेस एंट्री का जो आजकल चल रहा है। सो वी स्टार्टेड दैट जर्नी इन 2016। और अभी सम ऑफ माय फ्रेंड्स गॉट द आईटीए, सो हमने 4 साल में वो भी कुछ नियर टू कंप्लीशन कर लिया उसको। सो द थिंग इज कि मल्टीपल ऑप्शन स्कीम ही थी, अल्टीमेट गोल था कि यूएस ही आना है। कोविड के दौरान आई गॉट एन ऑप्शन टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, और उसमें मैंने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, एंड कोई आइल्स नहीं दिया था, कोई जीआरई नहीं दिया था, एंड आई गॉट वीजा। और I mean, during the peak time of COVID, I was here. I got an offer from very big multinational companies. I rejected both of them. और फिर मैं यूएस आ गया उसमें। अच्छा, फिनलैंड और यूएस का सबसे जो मेरे लिए पॉइंट ये था कि नंबर 1 तो यूएस की मार्केट बहुत बड़ी है,
जब आप ख्वारी कर ही रहे हो, जब आप अपने हम्म, घर से निकल ही रहे हो, तो फिर आप व्हाई नॉट गो फॉर द बेस्ट ऑप्शन, नंबर 1। नंबर 2, आपने कम्युनिटी देखनी है, आपको कहाँ पे ज्यादा बड़ी मार्केट का एक्सेस मिल रहा है, आपकी लाइफस्टाइल कहाँ पे बेहतर होगा। वहाँ -40 इज नॉर्मल। आई मीन सर्दियों में सिर्फ 3 घंटे अगर कोई फिनलैंड का तो यही है। हाँ। डिप्रेसिंग था। प्लस उसके बाद लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा था। मैं डेफिनेटली, मैं सिर्फ मास्टर्स तो नहीं करना ना, मुझे मास्टर्स के बाद को एक्सपोजर भी लेना है, को बड़ी कंपनीज में भी काम करना है, हम्म, आई मीन आई शुड हैव अ प्लान फॉर दैट। तो फिर यूएस इज मच बेटर ऑप्शन। और फिर उसमें यूएस में भी ह्यूस्टन इज द बेस्ट फॉर मी। ह्यूस्टन इज डर्ट चीप in terms of cost, and university is pretty big. Pakistani community is well settled here, और it's a tax haven. Texas is overall यहाँ पे state income tax नहीं है, so tax haven है। और भी इसी तरह से multiple reasons थी। So ये so far is a journey of this ordinary person। और भी ऑर्डिनरी फिलहाल तो खैर नहीं है, बहुत सारी चीजें हो गई हैं इस जर्नी के अंदर। सही। तो लॉन्ग टर्म अभी में अब आपका ह्यूस्टन ही रहने का इरादा है, मतलब okay, अभी so after doing masters definitely यहाँ आपके पास ह्यूस्टन यूएस में 60 days होते हैं। so again I got lucky कि मेरे पास before graduation multiple job offers थी। अच्छा, और 1 साल नहीं होता आपके पास? नहीं नहीं, it's just 60 days। तो बैचलर्स के बाद 1 साल मिलता है, राइट? वहां पे भी it's just 60 days, 60 to 90 days। अच्छा, हाँ, सही है, यूएस में ठीक। इट्स अ वेरी 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 क्रिटिकल पॉइंट होता है। यू हैव टू हैव अ जॉब बिफोर और राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन। 99% लोगों को मिल जाती हैं, जो 1% होते हैं वो भी कुछ ना कुछ दोबारा से मास्टर्स में या किसी एजुकेशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो जाते हैं इफ दे कांट फाइंड अ जॉब। सो कोई वापस नहीं जाता, कोई डरने की या घबराने की बात नहीं है कि हाँ 60 हाँ। डेज होंगे हमारे पास। बट आई मीन हाँ, वो एक पॉइंट होता है। सो आई गॉट लकी अगेन कि मुझे ग्रेजुएशन से पहले ही मल्टीपल जॉब ऑफर्स आ गई थी। तो फिर अभी हाँ, अब इसमें भी ये आपने डेफिनेटली फिर अब जब आप यूएस में आ गए हो तो फिर आपने ये देखना है कि यहाँ पे क्या बेस्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सैन फ्रांसिस्को इज द बेस्ट ऑप्शन, सिलिकॉन वैली फॉर टेक। बट वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है आपकी, और इसी तरह से रियल एस्टेट बहुत महंगी है। फिर आपका टैक्सेस बहुत ज्यादा है कैलिफोर्निया में। फिर आप अदर देन दैट देखते हो तो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में भी इसी तरह से न्यूयॉर्क का भी बिल्कुल यही हाल है। पर्सनली आई डोंट लाइक कंक्रीट जंगल्स। सो हाँ, उसके न्यूयॉर्क तो बाद ऐसे ही है। फिर बॉस्टन आता है, और अभी ऑस्टिन डेवलप हो रहा है। सो ये और सही। शिकागो है, और फिर उसके बाद ह्यूस्टन है। सो ये 4-5 सिटीज हैं मेजर जहाँ पे आई मीन वन शुड गो फॉर इन हिज अर्ली प्रोफेशनल लाइफ। यू नो 20 से 30 के दरमियान में आपको ग्राइंड होना चाहिए। आई मीन that's you true। should be ready, you should be prepared and ready to, you know, hard working and everything। I mean उससे 20s के 30s के पीरियड में अगर आप को डायरेक्शन अगर आपकी ठीक हो जाए then you have a sweet spot फिर after पूरी that। लाइफ के लिए आप मतलब एक तरह से हाँ, सॉर्ट हो सकते हो। क्योंकि prepared हो जाए। हाँ, इस सही मतलब सही कह रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पे 6-7 महीने में, जो मैं पाकिस्तानी तो खैर इतने नहीं है, बट फ्रॉम आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जितने इंडियंस में 2-3 बहुत अच्छे इंडियंस दोस्त भी हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि उन्होंने, जैसे मैं अभी क्रॉनिंगन में हूँ, जो कि मतलब नेदरलैंड्स के अंदर लोग रहते हैं, उनको नहीं पता होता, मतलब इतने लोग यहाँ पे नहीं आते क्योंकि ये नॉर्थ में है। ये मतलब आप समझें कि इनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, इनका एक अपना फ्लैग भी है। मतलब एक एक नेदरलैंड्स का झंडा है, एक इनका अपना नॉर्थ का झंडा है। Okay, तो okay, ये नदनर्स को ना बड़ा, यहाँ के जो लोकल्स हैं ना, वो साउथ की तरफ नहीं जाते। वो कहते हैं कि एम्स्टरडैम, लाइडन, रॉटरडैम, ये ना बड़े इंटरनेशनल हो गए हैं, और हम में अपनी एक प्रिजर्व और आइडेंटिटी वाला यहाँ पे कल्चर है। लेकिन इस सिटी के अंदर भी आई थिंक 100 से 200 इंडियंस का तो मुझे पता है, जो मतलब मेरे साथ okay, मेरी यूनिवर्सिटी में और प्रोग्राम्स में है। और 7 डच यूनिवर्सिटीज हैं जो दुनिया में लाइक यूएस के हिसाब से भी टॉप 100 में आती हैं, जिसमें मेरी भी है, उतरेक्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम है, इरास्मस रॉटरडैम है। लेकिन मैं उन लोगों से भी बात करता हूँ ना, तो वो भी कहते हैं अभी तो हम यहाँ पर हैं। जैसे मेरे 2 दोस्त मास्टर्स कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मेरी यूनिवर्सिटी से, कहते हैं अभी तो हम यहाँ पर हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो भी यही कहते हैं कि वी माइट, क्योंकि जो एआई में जो मतलब जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एआई कर रहे हैं, बायोटेक कर रहे हैं और इस तरह की चीजें कर रहे हैं, वो भी कहते हैं कि हमारी एंड डेस्टिनेशन जो है ना, वो यूएस ही है। मतलब मैं जितने एआई वालों से मिला हूं, या यहाँ पे एक मेडिकल सेंटर है जहाँ पे लोग मेडिकल इक्विपमेंट पे काम कर रहे होते हैं। मतलब जैसे बायोमेडिकल सनोफी है, डिवाइसेस। बायोमेडिकल डिवाइसेस है,
फिर आई थिंक वो फार्मेसी और बायोमेडिकल डिवाइसेस का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट यहाँ पे 2-3 कंपनीज हैं, आई थिंक थर्मो फिशर है और 2-3 और है, जिनके नेदरलैंड्स के अंदर भी बड़े बड़े सेंटर्स हैं। लेकिन वो भी ये कहते हैं कि हमारा एंड गोल जो है ना वो यूएस ही है, कनाडा भी नहीं है, सिर्फ यूएस है। क्योंकि उनको पता है कि जो बंदा यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर्स कर रहा है उसकी जो यूएस में वर्थ होगी वो यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे साथ भाई इस वक्त एक होती है इनकी 30% रूलिंग जॉब लगने के बाद, वो हर किसी को नहीं मिलती। 30% रूलिंग अगर आपको ना मिले और आप महीने का 24 to 2500 यूरोस कमा रहे हो एम्स्टरडेम में या इधर इधर तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, आपको नेट सैलरी मिलेगी 1500 से 1600 यूरो। दैट्स इट, इतनी आपको मिलेगी। और यहाँ पे तो फिर आप रह लोगे, एम्स्टरडेम में तो आपका 1000 यूरो तो आपका रेंट भी चला जाएगा, मतलब अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे यूरोप में फिर इतनी हैवी टैक्सेशन है, मतलब यूरोप हो गया या यूके हो गया, तो ये यहाँ पे ये फिर ये ऐसे ही है। कनाडा में भी अराउंड 40% टैक्सेशन। सो लोग जो पाकिस्तान में समझते हैं कि जी हाँ, किसी की सैलरी 6 फिगर्स आ गई तो डायरेक्ट 12 से डिवाइड कर नहीं, दो और नहीं, कमा रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ पे वेलफेयर बेनिफिट्स, जैसे मैं अपनी आपको जर्नी एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं जब आया था तो मैंने 2 सप्लीमेंट्स के लिए अप्लाई करा था। 4-5 महीने लगे, मेरा इंटरव्यू हुआ, मुझसे इन्होंने पेपर वर्क मांगा, बट मेरे दोनों सप्लीमेंट्स अप्रूव हो गए हैं। तो मुझे अभी लाइक इंशाल्लाह अभी मिलता रहेगा, बट अभी मुझे महीने के 300 to 400 यूरोस मिलते हैं, जिसमें मेरी यहाँ की इंश्योरेंस और मेरा आधा रेंट एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट डच गवर्नमेंट देती है। हालांकि मैं ना इनके टैक्स सिस्टम का पार्ट था, ना मैंने मतलब ऐसे, मैं तो इंटरनेशनल, ना मैं ईयू स्टूडेंट हूँ, तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। लेकिन फिर आपके ये सिर्फ ये वेलफेयर स्टेट्स के बेनिफिट्स हैं, फिर ये आपको कनाडा में, यहाँ पे फ्रांस में, इधर उधर आपको, या आपको अमेरिका में कभी भी ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर आप अमेरिका में पैसे ज्यादा कमा सकते हैं, यहाँ पे आप पैसे नहीं ज्यादा कमा सकते। यार फिर वही बात है कि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं पर्सनली यूएस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हूँ, और मैं ये समझता हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट एग्री विद मी। मैं पर्सनली फिर ये कह रहा हूँ कि पर्सनली ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है कि इफ यू आर नॉट अ हसलर देन यूएस इज नॉट द प्लेस फॉर यू। फिर हाँ, सही कह रहे हैं आप। जीत का शौक नहीं है, अगर आपने टॉप पे जाने का शौक नहीं है ना, देन यूएस इज नॉट द प्लेस। बट यूरोप इज गुड, कनाडा इज गुड, जहाँ पे जिंदगी सेटल है। नहीं, यहाँ पे वैसे आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं रिसेंटली एम्स्टरडेम और इधर उधर में काफी मतलब देसी लोगों से मिला हूँ फ्रॉम पाकिस्तान इंडिया, जिनको अच्छे खासे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। एक उनकी नॉर्मल सी जॉब है, या एक उनकी छोटी सी शॉप है, या मतलब उन्होंने अपार्टमेंट रेंट या इस तरह के उनके चक्कर हैं, लेकिन उनको इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं। साथ भाई डच एजुकेशन सिस्टम में, यूएस में तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट का बड़ा मसला है ना, जैसे आप सैन फ्रांसिस्को कह रहे थे, आधे से ज्यादा लोग सैन फ्रांसिस्को जाते हैं क्योंकि उनके स्कूल डिस्ट्रिक्ट अच्छे हैं, या कैलिफोर्निया इन जनरल के स्कूल डिस्ट्रिक्ट अच्छे हैं। यहाँ पे डच एजुकेशन सिस्टम बहुत जबरदस्त है। साल की 50 यूरो फीस है पर चाइल्ड, एक साल का 50 यूरो है, दैट्स इट। तो फिर आपको चाइल्ड बेनिफिट मिलता है, फिर आपको टैक्स सप्लीमेंट्स मिलते हैं, और इस तरह के आपको मतलब आधे से ज्यादा लोग तो यार मतलब जिंदा ही बेनिफिट्स के ऊपर है। मतलब अगर गवर्नमेंट उनके बेनिफिट्स रोक दे तो वो तो फारिग हो जाएंगे। यूएस के अंदर 80 साल का बंदा भी सुपर स्टोर पे कुछ ना कुछ कर रहा होगा, या कैशियर होगा, या दुकान डाल के बैठा होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी मतलब आंखें खुल गई थी उस टाइम। आई वाज शॉक्ड टू सी कि वॉलमार्ट पे एक बंदा यूरिन बैग साथ में लगा हुआ था, और वो व्हील चेयर पे आ रहा था, एंड ही वाज आई थिंक अबव 80, आई एम प्रीटी मच श्योर अबव 80, और वो काम कर रहा था, और वो नहीं काम नहीं भी कर रहा, बट यूरिन बैग साथ लगा हुआ है, और वो व्हील चेयर पे आके अपनी ग्रोसरी खुद करने आ रहा है। हमारे यहाँ 80 प्लस पे मतलब जिसको यूरिन बैग लगा और वो सोच भी नहीं सकता। सो यूएस में आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। बट अगेन, अगर आप ये यूएस का जो माइंडसेट है ये इसमें इंटीग्रेट हो जाते हो, सो आई मीन इवन स्काई इज नॉट द लिमिट, दैट्स व्हाट आई थिंक। नहीं, एक प्राइमरीली एक कैपिटलिस्टिक उनका एक मार्केट है। लेकिन एक चीज साथ भी मैंने जो यहाँ पे नोट करी है, अभी मेरे यहाँ आने के 6 महीने में, मतलब अगर हम अक्रॉस द बॉर्डर चले जाएं, इस वक्त ट्विटर का सीईओ एक इंडियन है, अडोबी का सीईओ एक इंडियन है, अभी आईएमएफ की डेप्यूटी डायरेक्टर एक इंडियन है, गूगल का हम सबको पता है। और मेरी पर्सनली कुछ आईआईटी के स्टूडेंट से यहाँ पे बात भी हुई है, यहाँ नेदरलैंड्स में, जिनसे मुझे इंटरेस्ट है थोड़ा। जर्मनी में जब मैं गया था तो मैं एक आईआईटी स्टूडेंट से मिला था, मैंने बड़ा उससे पूछा कि भाई ऐसा क्या है उस उनके एजुकेशन सिस्टम के अंदर। हालांकि उनके और हमारे मसले बिल्कुल सेम है, मतलब उनके यहाँ भी फजूल चीजें होती रहती है, हमारे यहाँ भी फजूल चीजें होती है, लेकिन उनका जो आईआईटी का सिस्टम है
मतलब अब यहाँ पे भी जितनी टेक बेस्ड एजुकेशन हो रही है, यहाँ पे मैं जो लोगों से मिलता हूँ जो पीएचडीज करे, मेरे एक प्रोफेसर इंडियन है और उन्होंने ऑक्सफोर्ड से अपना पीएचडी करा था डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के अंदर, और वो भी एक इंडियन ओरिजिन के हैं। तो आपने कुछ चीज, कोई बेसिक डिफरेंस नोट करा है कि हमारे लोग जब बाहर जाते हैं और वो लोग जब बाहर जाते हैं, उसमें क्या आपको नजर आता है डिफरेंस? इसको हम ना 3 पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 तो ये कि इंडियंस हर जगह क्यों है। नंबर 2 ये कि बहुत क्या ज्यादा है। आई, हाँ, नंबर 2 क्या आईआईटी के इक्विवेलेंट कोई पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटी है। और नंबर 3 पाकिस्तानी क्यों नहीं, पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग क्यों नहीं उस लेवल तक जाते। तो सबसे पहले जो इंडियंस हैं उनकी डेफिनेटली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ पूरे अपार्टमेंट कम्प्लेक्स में आई थिंक 3000 अपार्टमेंट है, और हम लोग, मैं इंडियन जो हैदराबादी बॉयज हैं, अमूमन जब इंडियन मुस्लिम की बात हो रही होगी तो इंडियन हम्म। हैदराबादी लोग होंगे। और टेक मेरे में भी कुछ दोस्त ज्यादा, हैदराबाद से हैं। तो टेक में साउथ ज्यादा से। इंडियन हैदराबाद। तो मेरे 30 बॉयज तो सिर्फ इंडिया हैदराबाद के हैं जो इस अपार्टमेंट कम्प्लेक्स में रह रहे हैं, एंड वी हैव अ होल क्रिकेट टीम हियर। ठीक है, सो अच्छा, इंडिया, हाँ, मतलब वो ये, साउथ के लोग ज्यादा होते हैं टेक मेरे, हाँ, तो हैदराबाद और मतलब जनरली साउथ के लोग जब वहां आप के साउथ। इंडियन इंडियन मुस्लिम की बात करते हो तो वो मोस्टली, जब आप जब यूएस या इंडिया से बाहर होते हैं तो वो मोस्टली हम्म। हैदराबाद से ही होते हैं, और वहीं हम्म। पे उनकी ज्यादा कंसंट्रेशन है। सो एक तो ये कि इंडियन बहुत आते हैं, उनको सिस्टम को ट्विक करना आता है, उनको उन्होंने सिस्टम को अंडरस्टैंड किया हुआ है, और वो लोग मतलब डेफिनेटली उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है, बट ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, जो कि अभी इंडियन मुस्लिम्स की कंडीशंस हैं वहाँ पे, तो इसलिए भी वो हम्म। लोग माइग्रेट ज्यादा कर रहे हैं। ये नंबर 1। नंबर 2, आईआईटी के इक्विवेलेंट पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटीज हैं। आई एम नॉट बोस्टिंग के जीआईके इज वन ऑफ देम, बट लम्स है, जीआईके है, और आपकी नेस्ट है, इसी तरह से, और आईबीए है। ये अच्छी हम्म। यूनिवर्सिटीज हैं, और यहाँ से भी एनईडी है, और यहाँ से लोग निकल कर भी सिलिकॉन वैली में हम्म। अच्छे अच्छे रोल्स में। लेट मी टेल यू 2 थिंग्स। नंबर 1, आपका जो इस टाइम सिलिकॉन फेडरेशन का चेयरमैन है, ही इज फ्रॉम एनईडी। वाइस प्रेसिडेंट लिंक्डइन, और उससे पहले माइक्रोसॉफ्ट में, ही इज फ्रॉम जीआईके। अभी जो इंडस वैली कैपिटल के हैं, ही इज फ्रॉम जीआईके, ही वाज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लिंक्डइन। आतिफ इसी तरह अफान, से आतिफ अफान राइट, जो आतिफ अमान, पाकिस्तान आ गए हैं। हाँ। जी, पाकिस्तान आ गए, वो बैच 16 के थे जीआईके से। आई थिंक मेरे से 6 साल सीनियर थे। फिर इसी तरह से अगर इन जनरल देखा जाए पाकिस्तान को, तो सिलिकॉन वैली में राइट आफ्टर चाइना एंड इंडिया, पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज डोमिनेट एट हम्म। नंबर 3। ठीक है, सही उस्मान बात। राशिद एक बहुत, चेक हर किसी ने यूज किया हुआ है, चेक एक सॉफ्टवेयर है, हाँ राइट। हाँ। तो उसके फाउंडर उस्मान राशिद है। फिर इसी तरह से अच्छा। ही इज अ पाकिस्तानी ओरिजिन, राइट। अच्छा। एंड फिर इसी तरह से आपकी एफिनिटी है, इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी, उसके ओरिजिन जिया चिश्ती। पाकिस्तानी जिया चिश्ती। देन आपकी I2C है, देयर आर मल्टीपल कंपनीज। आई मीन द कोर आइडियाज के, एक तो वो इनसे कनेक्ट नहीं करते, यानी कि आम जनरल पॉपुलेशन से, और ये उधर नहीं आते। सो वो जो उर्दू में कहते हैं ना कि हम वहां पे हैं जहाँ पे आप नहीं आते, और वो वहां पे है जहाँ पे हम नहीं आते। सो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, इट्स अ चिकन और एग प्रॉब्लम। दोनों साइड से इशू है। तो अभी एक प्लेटफॉर्म बनाया है एक जीकेन्स ने, पाक लॉन्च के नाम से। उसमें वो लोग मेंटोरशिप सेशंस करते हैं, मेंटोर्स असाइन करते हैं, इफ एनीबॉडी वांट्स टू जॉइन। तो वो ओपन प्लेटफॉर्म है, और वीसी स्टार्टअप इकोसिस्टम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चल रहा है अभी। बिल्कुल। 300-400 मिलियन डॉलर्स की क्यूमुलेटिवली पाकिस्तान में फंडिंग आई है। एयरलिफ्ट ने 85 मिलियन डॉलर की रेज की है फंडिंग। ट्रकेटेन हमारे जीकेएन का एक स्टार्टअप था, उन्होंने 13 मिलियन डॉलर हम्म। फंडिंग ली है। सो द आइडिया इज कि पाकिस्तान में भी लोग करते हैं, बट क्योंकि वो उस स्केल की नहीं होती, तो हम लोगों वो को सामने स्केल की नहीं नजर नहीं होती आती, तो वो सामने नहीं नजर आती। नहीं आती। एंड प्लस एनवायरनमेंट पाकिस्तान का बहुत मैटर करता है। आई मीन इट्स, there is a famous saying that it's hard to blame people for dancing when the music is playing. so हाँ, नहीं सही the कह रहे हैं आप। thing so the thing नहीं, is कि हमारा इन्वायरमेंट का इशू है, हमारा एक इमेज प्रॉब्लम भी है, हमारी मिसकंसेप्शंस भी बहुत ज्यादा हैं। मिसकंसेप्शंस और इमेज प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। मिसकंसेप्शंस आई वुड से हैं, हमारी अपनी है। और नंबर 2, हम लोगों का एनवायरनमेंट जो है, हम लोगों का ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। एक अजीब सी नेगेटिविटी है हर किसी के हम्म। माइंड में, और हम्म। वो ग्रो करना चाहते नहीं है। वो लोग सिस्टम को ब्लेम करते हैं, बट खुद अपना हम्म। नहीं देखते कि हम क्या करेंगे। सो मैं इस चीज का फर्म बिलीवर हूँ, पहले आप खुद ट्राई करो, इवेंचुअली आपके लिए रास्ते ओपन हो जाते हैं, इफ यू हैव अ फेथ। हम्म। तो बाकी आपके नसीब है।
एक मैंने एक और चीज मैंने नोटिस करी है, पता नहीं आपने शायद करी हो वहां पे या अपनी जर्नी में, कि पाकिस्तान से जो बहुत सारे लोग यहाँ पे तो खैर इतने नहीं है, बट जो इवेंचुअली नॉर्थ अमेरिका या यूके या यूएस पहुंच जाते हैं, वो एक सर्टेन क्लास से होते हैं, लेट्स से मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, या लीड क्लास से भी हो सकते हैं, लेकिन मतलब जनरली मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से होते हैं। इवन यहाँ पे भी, हालांकि यूरोप फाइनेंशियली इतना बर्डनसम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे भी जो लोग आए हुए हैं, मैं कुछ इरास्मस स्कॉलर्स को भी जानता हूँ, या एम्स्टरडेम में भी कुछ लोगों से मिला हूँ, वो एक सर्टेन क्लास से हैं। उन्होंने कराची में निक्सर कॉलेज से ए लेवल्स करा है, या एचएसएन कॉलेज से पढ़े हुए हैं, या रूट से पढ़े हुए हैं। इंडिया के अंदर जो मैंने फील किया है, कि जो मैं इंडियन से मिलता हूँ, उनकी लोअर बिल्कुल स्ट्राटा ऑफ पॉपुलेशन से भी लोग आईआईटी जाते हैं, और फिर आईआईटी के बाद वो फिर डायरेक्ट एग्जिट स्टैंप लगती है उनकी बाहर की। और क्योंकि आईआईटी पब्लिक उनके पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में आता है और उसकी फीस बहुत कम होती है। तो ये मैंने तो ये चीज नोट करी है, क्योंकि हमारे यहाँ हर कोई लम्स जीके नहीं जा सकता, हर कोई साल के 10 लाख रुपए नहीं दे सकता, लेकिन वहां पे मेजोरिटी अगर आप मेहनत करो तो फिर आप आईआईटी जा सकते हो। तो ये मेरे ख्याल से ये भी एक इम्पोर्टेंट यार फैक्टर नहीं, उसमें तो जिस तरह हमारे यहाँ सीएसएस के एग्जाम कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो उसमें है। इंडिया में सीजन बनने हैं। मेरे मैं अपने इंडियन हैदराबादी बॉयज के साथ कभी हम्म, कभी देखता होता हूँ, वो सीजन बने हुए हैं पूरे। हाउ जिस तरह हम लोग की सीएसएस की प्रेप्स की हाँ, एकेडमीज होती हैं, वो सब फिर वैसे उनका भी उनका आईआईटी, उनका भी उनका भी इंडियन सिविल सर्विस बहुत हार्ड है, लेकिन उनका आईआईटी भी बहुत हार्ड है। तो वो मुझे आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं। मुझे मेरा एक दोस्त बता रहा था कि जो सबसे फेमस आईआईटी है, आईआईटी खड़गपुर, जहां से सुंदर पिचाई ग्रेजुएट हुआ था, आईआईटी खड़गपुर के पास एक हॉस्टल है। उस हॉस्टल में आप रहते हो, वहीं आपकी क्लासेस होती हैं, वहीं आप सुबह उठ के खाना खाते हो, वो काकुल एकेडमी है वहां की। तो वो बेसिकली आपको प्रिपेयर करती है टू गेट इनटू आईआईटी। बिल्कुल आईआईटी के साथ उन्होंने एक हाँ, हॉस्टल बना दी, और ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मतलब जिसने आईआईटी का टेस्ट क्लियर कर लिया, वो जिंदगी में कुछ ना करे, वो सेंटर खोल के ना वो पढ़ाना शुरू कर दे कि किस तरह टेस्ट क्लियर करना है। तो ये एक वहां पे काफी बड़ी मार्केट है, और ये खैर हमारे लिए भी मतलब एक वो है कि यार उसमें आई थिंक एक और यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा जो अभी देखा है एक इशू, वो ये है कि जो पाकिस्तानी आ जाते हैं, फिर उनको समहाउ गाइडेंस इस तरह से दी जाती है कि वो शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। तो बहुत से हम्म, पाकिस्तानी मुझे ऐसे मिले हैं, यार साथ भाई वो ना डायरेक्ट ग्रीन कार्ड के लिए मेरा कर रहे हैं। हम्म, यार वो साथ भाई वो गैस स्टेशन वाले हैं, वो अंकल जानने वाले हैं। हाँ, सो वो ना एक वो शॉर्टकट्स जो है ना नहीं पाकिस्तान की हमारे यहाँ मेंटालिटी। ये तो तो हमारा मसला है। there is no shortcut to success. I have learned this over the past years. I still think कि मैंने वो बहुत early सीख लिया, but there is no shortcut to success. हर हम्म, कोई मार्क जकरबर्ग नहीं बनता 27 की एज में, हम्म, और हम्म, बिल गेट्स नहीं होता, बट स्टिल आई मीन बिफोर 30 यू शुड डिसाइड कि मैंने क्या हम्म। करना है जिंदगी और हर कोई अपनी एक जर्नी पर है। मतलब जब मैं भी यहाँ आया था, मतलब अभी तो खैर मैं अभी भी नया ही हूँ, अभी मैं मतलब चीजें देख रहा हूँ, बट मैं भी जब आया था ना, तो बस मतलब कि क्या करना है, बस किसी तरह 5 साल गुजारो, नेशनैलिटी ये लोग कुछ नहीं पता कि राइट लेफ्ट, मतलब नेदरलैंड्स में रहना है नहीं रहना, फील्ड क्या करनी है। तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और वो उस पर आते हैं, कनाडा का आपने मेंशन करा अभी रिसेंटली, मुझे नहीं पता मैं ये वेरीफाइबल है कि, बट मैंने सुना है कि कोविड के बाद से 1.8 मिलियन एप्लीकेशन फास्ट ट्रैक की उन्होंने ऑन होल्ड करी हुई है। मैंने सुना है, पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं। तो ये जो फास्ट ट्रैक रूट पाकिस्तान इंडिया से लोग लेते हैं, जैसे अभी जैसे आप तो खैर मास्टर्स कर रहे हैं, बट आपने जब फास्ट ट्रैक के लिए अप्लाई करा था तो आपने एक इक्विवेलेंट एक और डिग्री कर ली थी। बट जैसे मैं अगर मास्टर्स के बाद अप्लाई करता हूँ आईएलटीएस के बाद, तो उसका क्या मतलब रूट है, वो आप रेकमेंड करेंगे, या उसका में। क्या तरीका? डेफिनेटली वो करना चाहिए, और वो पैरेलल में आपको चलाना चाहिए। उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बट वो पैरेलल में आपको चलाना चाहिए, जरूर चलाना चाहिए। उसमें इस तरह से है कि इफ यू हैव अ मास्टर्स और इफ यू हैव अ 3 years ऑफ जॉब एक्सपीरियंस, तो आपके पॉइंट्स रफली 480 के इक्विवेलेंट बन जाते हैं, 474 484 के इक्विवेलेंट। एंड इफ यू हैव अ रिलेटिव ओवर देयर, तो वो कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिल जाते हैं। देन यू आर गुड टू गो इन द पूल। और once you are in the pool with score of 470 above, or even for 450 above, then you have a quite a good chance to get an ITA, which is invitation to apply. और वो फिर उसके बाद आई थिंक 1.5 years लगते हैं नॉर्मली। अभी आजकल बैकलॉग बहुत ज्यादा चल रहा है, और अभी तो 2020 के भी जो इन्विटेशंस आए हुए थे वो भी प्रोसेस नहीं हुए, सो ड्यू टू कोविड। बट ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जो कि जरूर करना चाहिए, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। इवन अब तो यूके ने भी एक टेक नेशन के नाम से एक प्रोग्राम ओपन किया है, जिसमें जो हाईली स्किल्ड लेबर है, पर्टिकुलरली इन टेक फील्ड्स,
उनके लिए जिनके पास पीएचडीज हैं या जिनका कोई बहुत रिसर्च का अच्छा एक्सपीरियंस है या जो अपनी नॉर्मल मास्टर्स भी किया हुआ है बट उनका स्किल लेवल बहुत अच्छा है, तो वो यूके इज गिविंग देम नेशनैलिटी, यूके। आई मीन अच्छा, ये कभी सोच नहीं सकता था कोई। यूके की एक और चीज, अभी रिसेंटली मेरे कुछ दोस्त पढ़ने गए हैं, जो उनका पीडब्ल्यूएस है, पोस्ट वर्क वीजा टाइप जो है, वो 2 साल का अब देना शुरू कर दिया उन्होंने। 1 साल के मास्टर्स के बाद 2 साल आपको मिलेंगे। और अभी मुझे वो बता रहा था कि ब्रेक्सिट के बाद से अब नेदरलैंड्स का बंदा और पाकिस्तान का बंदा उनके लिए बराबर हो गया है। क्योंकि पहले ये होता था कि जो यूरोपियंस होते थे उनको पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, और देसीज को होती थी, तो वो ऑब्वियसली यूरोपियंस को प्रेफर करते थे। बट अब डच बंदा, जर्मन बंदा, इंडियन बंदा उनके लिए बराबर है, बस वो यूके का नहीं है या अमेरिका का नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये अगर ट्रांजिशन देखी जाए, यार क्योंकि अगर तो अभी अगर कोई हमें इस टाइम ऑडियंस में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि अभी यूनिवर्सिटी में नहीं गया एंड ही इज एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस और उसको नहीं पता क्या करना है, सो जिसको नहीं पता, मैं फिर कह रहा हूँ जिसको नहीं पता, सो आई वुड रिकमेंड के गो टू टेक। इस टाइम टेक में इतना बड़ा पोटेंशियल है, इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि इफ somebody can't find a job in tech, I mean that's an overstatement, but still I would say if somebody can't get a job in tech, it's his fault, not the system's fault. सो आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, अभी मैंने कल एक नया वर्ड सुना, मतलब वैसे तो सारों को पता है, हेल्थ टेक है, फिनटेक है, मार्क टेक, टेक्नोलॉजी अच्छा, इन मार्केटिंग। सो हाँ, मार्क टेक इज अ न्यू वर्ड फॉर मी। आई मीन तो हर चीज में, एंड टेक्नोलॉजी इज जस्ट एन एक्सेलरेटर। जो चीजें बिजनेस वैसे ही रहते हैं, टेक्नोलॉजी इटसेल्फ कांट डू एनीथिंग, बट टेक्नोलॉजी इज जस्ट एन एक्सेलरेटर। एंड राइट नाउ अभी तो यहाँ यूएस में ये चल रहा है कि बट दैट इज ओनली फॉर द यूएस नेशनल एंड ग्रीन कार्ड होल्डर्स हु आर लिविंग हियर परमानेंटली, कि आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, यू जस्ट गेट अ सर्टिफिकेट, 4 मंथ सर्टिफिकेट, एंड इफ यू हैव द स्किल जस्ट आप कम इन, आ जाएं। हाँ, नहीं ये, गूगल कैन हायर यू। सो अभी तो हाँ, बहुत ज्यादा जिसमें स्पार्क है, जिसमें आई वुड से थोड़ा सा शौक है सीखने का, तो बहुत चीजें हैं। यूडेमी है, लिंक्डइन है, आपकी कोर्स कोर्स आई थिंक कोर्सेरा है, कोर्सेरा है। हाँ कोर्सेरा है, इस तरह के बहुत ज्यादा ऑनलाइन लर्निंग टूल्स हैं। आप उनसे सीख के आई मीन यू कैन गेट अ बिग बक्स। नहीं ये तो है, और ये स्पेशली यूएस में तो अपॉर्चुनिटीज, मतलब वहां पे तो खैर फिर, मतलब हाँ एक एक स्काई इज द लिमिट पे मेरे ख्याल से, उन्हीं के लिए, यूएससी के लिए कहते हैं। नहीं ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर टाइमिंग का थोड़ा सा देखें, तो जैसे आपकी और मेरी जर्नी में भी अगर रिफ्लेक्ट किया जाए, मतलब इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई बैचलर्स के फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में है, तो उसकी आइडियल टाइमलाइन क्या होनी चाहिए? आप 4 साल का बैचलर्स करके 1 साल काम करके बाहर जाओ, या फिर आप 4 साल का बैचलर्स करके डायरेक्ट बाहर जाओ, या फिर आप बैचलर्स ही बाहर से करो? मतलब इसके बारे में आपका कोई ओपिनियन है वैसे? मतलब अगर आप, यार हाँ, इसमें तो आई मीन डिपेंड सिचुएशन टू सिचुएशन। इफ somebody कैन अफोर्ड और उसने बैचलर्स नहीं किया, अगेन इफ somebody कैन अफोर्ड, इफ if he has the finances, तो फिर वो बैचलर्स में चला जाएगा। अगर वो या उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, सो इट्स कंप्लीटली ओके टू हैव अ बैचलर्स फ्रॉम पाकिस्तान। अभी हम एवरेज बात करते हैं, मेरे तरह का बंदा जो एवरेज है, आपको पाकिस्तान में get some job experience, even as an intern on a very low salary, but get some job experience. So after 1 to 2 years, you have something, some skill under your belt, which you can sell over here. सही, Getting a job here right after masters, if you don't have any previous experience, is quite difficult. I mean, not difficult I would say, but थोड़ा सा आप में mental pressure आ जाता है। So आप फ्रेश ना हो, आप 1-2 साल जॉब करके आओ, ताकि आपको भी एटलीस्ट पता हो मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैंने क्या करना है जिंदगी में, मेरा पैशन क्या है, और मुझे कहाँ जाना चाहिए। थोड़ा सा आपके मेच्योरिटी आती है। अब आई एम नॉट सेइंग कि जॉब ऑफर्स नहीं आएंगी, जॉब मिल जाती है, बट समटाइम्स इट गेट्स डिफिकल्ट, क्योंकि आपके पास कोई स्किल नहीं होता, आपको पता नहीं। आपने पढ़ा तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से, आपने लेट से नर्स से, जीआईके से, लम्ब से, आईबीएस से, या इस तरह एनईडी से, सारी इक्विवेलेंट है सबसे, जिससे भी पढ़ा है। तो जब आप पढ़ के यहाँ पे आते हो, तो आपके पास प्रोफेशनली कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। सही है। बुक नॉलेज तो होती है आपके पास, बट यू आर नॉट स्ट्रीट स्मार्ट, यू डोंट हैव एनी स्किल।
नहीं हाँ, ये अगर कोई बहुत अच्छा है किसी स्किल में, तो फिर हाँ वो बेशक डायरेक्टली अप्लाई कर दे मास्टर्स के लिए, या लेट से किसी का बैचलर्स के बाद डायरेक्टली एमआईटी में एडमिशन हो जाता है, तो फिर हम्म उसको जरूरत नहीं है कि वो एक्सपीरियंस। सो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन। एवरेज की बात करें हम तो, अगर अफोर्ड कर सकता है तो बैचलर्स, अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो हैव सम जॉब एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 to 2 years एंड देन गो फॉर मास्टर्स। और नहीं उसमें सही ये है है। कि यूनिवर्सिटी भी आपको मतलब आप आपके स्किल लेवल से, आपकी कैपेबिलिटी से बेहतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, बिकॉज यू हैव द जॉब एक्सपीरियंस। और यूनिवर्सिटीज को ये चाहिए होता है, हम्म यूनिवर्सिटीज नहीं में भी वो ये स्टूडेंट्स मास्टर्स में चाहिए होते हैं, ग्रेजुएट स्टडीज में, जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस हो, कोई इंडस्ट्री का, कोई बड़ी कंपनी का टैग नेम हो हम्म जिनके पास। नहीं ये तो इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक 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 और भी तो मिसकंसेप्शन है कि ना बहुत सारे लोग इसको अगर मास्टर्स करने बाहर चले भी जाते हैं, बैचलर्स करने बाहर चले भी जाते हैं, तो वो ना एक कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि मैं अगर पाकिस्तान वापस आऊंगा तो मेरी कितने की जॉब लगेगी या मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से वो भी एक फाउल कैलकुलेशन है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ लेट्स से ह्यूस्टन से पढ़ के वापस आके आपने 25 से 30 हजार डॉलर लगाए और आप उसको कहो कि जी मैं अफिनिटी में पाकिस्तान में बैठ के पैसे पूरे कर लूंगा, तो वो भी पॉसिबल तो वो भी नहीं है। तो वो उसको भी मेरे ख्याल से उसके बारे में भी थोड़ा सोचने की जरूरत है। यार इसमें मेरा स्टांस ये है कि अगर किसी ने मास्टर्स करके फॉरेन से वापस जाना है, तो एक तो ये कि वो पहले कोशिश करे कि ना ही आए। हाँ ठीक है। हाँ। और अगर उसको बहुत शौक है कि वो मुझे बाहर से ही मास्टर्स करना है, हम्म तो वो एटलीस्ट हैव सम जॉब एक्सपीरियंस, या अगर उसका कोई अपना बिजनेस है तो वो बिजनेस में 4-5 साल लगाए और गो फॉर एमबीए। हम्म एंड देन जब आप वापस आते हो तो अमेरिका के एमबीए की पाकिस्तान कॉर्पोरेट में अच्छी हम्म वैल्यू है। इवन इन हम्म बिजनेस आपको थोड़ी सी बिजनेस सेंस आ जाती है, बिजनेस एक्यूमेन आपका डेवलप हो जाता है, यू कैन स्टार्ट। और आप जो पाकिस्तान में स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो भी आपको फंडिंग दे देते हैं, या हम्म आप थोड़े से एलिजिबल हो जाते हो टू गेट इन टू टॉप मैनेजमेंट, नॉट इन द सही मिडल, है। इन द टॉप मैनेजमेंट। नहीं हाँ ये सही है, क्योंकि मेरे मतलब मेरे एक्सपीरियंस में तो इवन कराची में भी मतलब बहुत सारे लोग एलएससी से, किंग से और पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ कर आए हैं, बट या तो वो बहुत ज्यादा मतलब डिसहार्ट हो जाते हैं, या वो फिर वो फैमिली बिजनेसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर वो कुछ और शुरू कर देते हैं। बट लेकिन उनसे बात करके ना वो यही कंपेयर कर रहे होते हैं कि मैंने 1.5 करोड़ रुपए लगाया और मैं यहाँ पे तो मतलब कुछ भी नहीं कमा रहा। तो वो मेरे ख्याल से वो पहले ही उनको सोच लेना चाहिए था, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप कैसे 30-35 हजार डॉलर की डिग्री को आप पाकिस्तान में महीने के 80-90 हजार रुपए से आप कंपेयर कर सकते हो, मतलब यार मेरे नहीं, ख्याल से तो। पाकिस्तान में नंबर वन तो सैलरीज अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में तो अच्छी सैलरीज साढ़े भी तीन हैं। साढ़े तीन 4 पॉइंट, इवन $0.5 million, हम्म 0.5 million पीकेआर हम्म भी कमा रहे हैं। ठीक है, पर स्पेशली मंथ। स्टार्टअप्स में बहुत जल्दी लोग ऊपर जा रहे हैं, इक्विटी के साथ ऊपर जा रहे हैं। हाँ, आ, पर मंथ 0.5 million इज वेरी गुड अमाउंट पर हम्म मंथ। और फिर उसके बाद ये है कि डेफिनेटली आप घर में होते हो, आपकी एक फैमिली आपके साथ होती है, सो वो उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऐसा नहीं है हम्म कि ये नहीं, बट एजुकेशन को फाइनेंसिस के साथ लिंक करना इट्स कम्प्लीटली स्टूपिड। हाँ आई मीन नहीं ये इट्स अ इम्पोर्टेंट है। वेरी हार्श वर्ड, बट इट्स कम्प्लीटली स्टूपिड। हम्म क्योंकि वो नंबर्स में ही देखते रहते हैं ना, कि बस हमने नंबर्स के एस्पेक्ट से कि मैंने इतने लगाए तो मैं कितने कमाऊंगा। और वो मतलब कनाडा के केस में भी मैं देखता हूँ कि बस जस्ट बिकॉज एक एक तो होता है ना, चले आप आ गए हैं तो आप नेचुरलाइजेशन और आप इमिग्रेशन कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं इमिग्रेट कर जाऊं, मैं मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में चला जाऊं, मतलब बहुत सारे लोगों का हमारे यहाँ ये भी मसला है ना कि उनको अब जैसे मैंने लम से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करा, अब यहाँ पे मैं मीडिया स्टडीज और सोशल मीडिया एंड सोसाइटी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक है सोशल मीडिया। मतलब मैं जैसा भी जिस तरह भी रह रहा हूँ, लेकिन मुझे जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे कंटेंट में मजा आता है। बहुत सारे लोग से मैं बात करता हूँ, उनका ये होता है कि बस हम बाहर चले जाएं और बस हम पढ़ाई का कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो उनके दिमाग में ये नहीं होता कि उनको पढ़ना क्या है, उनको करना, उनको बस बाहर जाना है। तो Well, वो भी एक मेरे ख्याल से एक गलत यार रिसेंटली मेरे आई मीन मैं इतना आई एम नॉट अ फॉन्ड रीडर, बट हम्म, अभी मैंने एक रिसेंटली बुक रीडिंग शुरू की थी, तो एक हाउ गूगल वर्क्स एक बुक है बाय एरिक श्मिड, ही वाज द फर्स्ट चेयरमैन एट गूगल। तो उसमें जो पहले पेज पे जो नोट होता है बाय द लैरी पेज था, जो वाज अ फाउंडर ऑफ गूगल, उसका एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था। आई मीन
वो वाकई मेरे दिल पे लगी थी बात। उसने कहा कि हम अक्सर लोग हम में से वो जब कोई डिसीजन लेते हैं तो वो कहते हैं यार कि बस ये करना है, उनको ये नहीं पता होता हम्म क्यों करना हम्म है। सो लाइक हम्म मैंने बाहर जाना है, भाई क्यों जाना है हम्म नहीं पता। सो जो अंदर का हम्म वाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता उसने उसने लिखा उसमें कि मैंने ये ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि मैं या तो बिजनेस करूंगा या एकेडमिक्स में प्रोफेसर बनूंगा। और क्यों बनूंगा, बिकॉज आई डोंट लाइक द प्रिवेलिंग विजडम, आई वांट टू हैव फ्रीडम। और इन दोनों में ये होता है, हम्म ठीक है। तो अंदर का वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो एक और बुक में रेड के आस्क द क्वेश्चन व्हाई फॉर द एटलीस्ट 5 times बिफोर टेकिंग एनी स्टेप। हम्म। सो 5 दफा नहीं, अपने आप हाँ। से व्हाई क्वेश्चन जरूर करो कि मैं ये करना चाह रहा हूँ तो क्यों करूंगा, वो करूंगा तो आगे क्या होगा, उससे आगे क्या हम्म होगा। एटलीस्ट 5 times यू हम्म शुड आस्क व्हाई। एंड आई मीन थिंग्स आर चेंजिंग प्रीटी फास्ट। आई मीन हम्म टेक में एक बड़ी फेमस फ्रेज यूज होता है कि द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। ठीक है, तो सही। आपको बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेने होते हैं। ये द बेस्ट वे इज टू अप्रोच अ सीनियर हु हैज ऑलरेडी बीन थ्रू दिस, और जिसने सिस्टम को समझा हुआ इनसाइड आउट, और जो आपको गाइड कर दे। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे लोग चले जाते हैं थोड़ा सा ऊपर, वैसे तो वो ऊपर नहीं जाते, बट मेरी तरह मतलब जो थोड़ा हम्म। सा पाकिस्तान से बाहर निकल आते हैं तो वो वापस फिर अपनी कम्युनिटी को जो है ना वो हाँ, उनको हेल्प आउट नहीं करते। तो ये भी ये भी एक थोड़ा एक, सा हाँ, इशू है हमारे। ये भी एक मसला है। मैं रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ। मैं रिसेंटली हमारे यहाँ पे जो हमारे एम्बेसडर हैं, मैंने उनको रीच आउट करा ट्विटर पे। और वैसे हमारे यहाँ जिस तरह के सरकारी लोग होते हैं, वो तो हमें तो कोई असिस्टेंट कमिश्नर रिप्लाई ना करे, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, उन्होंने मुझे अपने पास हेक बुलाया, मैं गया उनके पास, मैंने कोई 2-3 घंटे उनके साथ बैठा मैं। तो अभी मैं भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ कि स्पेशली नेदरलैंड्स और यूरोप इन जनरल पे, यहाँ पे जो पाकिस्तानी है मैं उनको रीच आउट कर रहा हूँ, उनको ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ। फिर मेरा दिल है कि हम एक वेबिनार कराएंगे एम्बेसी की ऑफिशियल हैंडल से, कि नेदरलैंड्स में पढ़ना और यूरोप में पढ़ने में यहाँ पे जो सक्सेसफुल पाकिस्तानी हैं, मतलब आई नो अ फ्यू पीपल जिन्होंने रॉटरडैम से एमबीए करा है, वो यहीं, मतलब रॉटरडैम में यूनिलीवर का हेडक्वार्टर्स है, रॉटरडैम में और बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, तो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वो मैं भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ कि हम किसी तरह उसको भी ऑर्गेनाइज करें। और क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रूरी है, मतलब इसी तरह फिर लोग, क्योंकि हम तो इस जर्नी से गुजर चुके हैं, लेकिन जो अभी लम्स में फ्रेशमैन है या जीकी में फ्रेशमैन है, जिसको कुछ नहीं पता अभी क्या करना है, और वो टेक्निकली दूसरी सेंचुरी बॉर्न है, मतलब वो 2000 के बाद पैदा हुआ है, तो राइट। उसके उसका दिमाग, उसका प्रोसेस क्या है, तो मैं तो इसमें बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि वो किस तरह सोचते हैं। यार हमने तो हमें पर्सनली इंजीनियरिंग इज अ माइंडसेट, और लकीली आई हैव गॉट दैट। तो हम्म मैंने अभी एक प्रोजेक्ट पे एक सॉल्यूशन पे काम करना शुरू किया है। होपफुली सून इट विल बी लॉन्च, आई कांट डिस्क्लोज द डिटेल्स, हम्म बट इट विल हेल्प people to find their passion, हम्म find out how to choose the university, how to choose the program, how to choose the country, region, हम्म and what are the pros and cons and everything. So hopefully by the end of next year हम्म। is a, I think, good timeline. लेकिन यही ना साथ देखिए, मतलब डिमांड, मतलब हम 2050 के अगर हम एस्टिमेट्स देखें तो हम आई थिंक 40 से 50 करोड़ होने वाले हैं, और इंडिया 2 अरब का मार्क क्रॉस कर जाएगा, या क्लोज टू 2 अरब इंडिया भी चला जाएगा। तो आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब बंदे निकलते जाएंगे, और उनकी डिमांड, मतलब उन्होंने, जाहिर सी बात है, नेचुरली उन्होंने वेस्ट की तरफ इमिग्रेट करना है, क्योंकि वो एक एक नेचुरल वे ऑफ लाइफ है ना, कि मतलब कितने लोग उसी पीस ऑफ लैंड के अंदर रहेंगे, मतलब हर कोई तो इंडस्ट्रियलिस्ट, जज, ब्यूरोक्रेट जनरल नहीं होता। तो नहीं होता। मतलब लोग अपने अपने प्रिविलेज को बढ़ाने के लिए बाहर निकलेंगे या इमिग्रेट करेंगे। तो ये तो डिमांड इतनी ज्यादा है इसके अंदर, मतलब अभी भी मैं लोगों को देखता हूँ, वो अपनी डिसीजंस, मतलब लाहौर के अंदर किसी लोकल काउंसलर को जाके पकड़ा, उसको पकड़ाए 60,000 रुपए, उसको बोला मेरी पर्सनल स्टेटमेंट भी लिखो, मेरी यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट करो, मेरा वीजा भी लगवाओ, और जब सब कुछ हो जाना तो मुझे बता देना। तो आई थिंक ये अप्रोच गलत है। थोड़ा सा ना खुद भी चीजों को, यार एक तो ये कि वो जो इस यूनिवर्सिटी में फिर कराते हैं वो फिर वो भी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो कोई हम्म रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज नहीं होती। हम्म नंबर टू, आई मीन मेरे एक सीईओ थे मेरी कंपनी के जहाँ पे मैं काम करता था, वो एक टर्मिनोलॉजी यूज करते थे, फ्रेनेमीज।
So I think हाँ, we should be frenemies with us, friends and enemies at the same time. So हमें हम्म, फ्रेंड्स भी जो है वो अपने आप के साथ दोस्त भी होना चाहिए अपने डिसीजंस हम्म, लेते वक्त, बट कंपेटिटिव बनने के लिए अपना ही एनिमी भी बनना चाहिए. सो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग कंपेटिटिव हो. आई मीन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की एक वॉर चल रही है, और अगर आप ये इसी तरह से शॉर्टकट्स देखोगे, वो उससे काम करा लिया, उससे करा लिया, तो हम्म, इवेंचुअली एटॉमिक हैबिट्स होती हैं जो कि आपको आगे जाके मसला करती हैं लाइफ में. नहीं हाँ ये सही है. वी आर ऑलमोस्ट एट द 1 hour मार्क, तो मेरे ख्याल से इसको फिर एंड करते हैं. और इट वाज ग्रेट साथ भाई, और मेरे ख्याल से मतलब हम ये बात फिर से भी कर सकते हैं. हम आई और थिंक टॉपिक्स भी इसमें सिलेक्ट कर इस तरह सकते बहुत हैं. बेहतर होगा कि अगर आप फीडबैक आती है तो लाइव हाँ. सेशन कर लें जिसमें कमेंट्स आए हैं, किसी ने अगर कोई हाँ, इसके बाद हम पाकिस्तान टाइम के लिहाज से लाइव सेशन रख सकते हैं, और उसमें लाइव जो कमेंट्स आ रहे होंगे हाँ उसको फिर उनको हम एड्रेस कर मॉडरेट कर सकते हैं. सकते हैं. मैं भी उस पर काम करता हूँ, मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे भी जरा काम करना है, मैं और चीजों में बिजी हो जाता हूँ. लेकिन मैं या मतलब डेफिनेटली. ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपने यूट्यूब को और सोशल मीडिया के चैनल्स को एक्टिव रखूँ. तो यू इट आर वाज डूइंग ग्रेट. ग्रेट वर्क. हाँ नहीं, लेकिन माशाल्लाह. अभी भी मतलब करना है, बहुत कुछ अभी भी मतलब करना है, क्योंकि या ऑडियंस को रीच आउट करने में, और इसमें मतलब सिर्फ मोनेटाइजेशन फैक्टर नहीं होता है, इसमें ये भी होता है कि आपको सीखने को भी बहुत मिलता है. मतलब जैसे बहुत 1 घंटे के अंदर एग्जैक्ट. मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, तो आई ये भी मीन एक बड़ी फेमस मैंने कहीं से सुनी थी, आई थिंक किसी मेरे दोस्त से मैं बात की. 3 तरह के लोग होते हैं. एक होते हैं जो विजनरीज, जिनके पास विजन होता है, और दीज आर द 0.1% ऑफ द वर्ल्ड जो कि दुनिया का विजन बनाते हैं. और फिर होते हैं एक जो उस पे फॉलोअर्स होते हैं उसके. दीज आर द रेस्ट ऑफ द 99.9% ऑफ द पीपल. So I think we should be visionaries, at least have some passion, have some spark in your eyes. करना क्या है जिंदगी में. I mean, मेरे एक्स बॉस है, वो मुझसे एक क्वेश्चन करते होते थे कि वेयर वुड यू सी आफ्टर 50 years. 50 years ठीक है. बहुत ज्यादा है. 5 साल तो सुना था मैंने. हाँ, मतलब 50 years. दैट्स द अल्टीमेट गोल ना, कि आप 50 साल की उम्र में अपने आप को कहाँ देखते हो. क्या शहरियार इमरान इजाज क्या होगा एट द एज ऑफ 50. तो नहीं ये सही आपको है. बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने में हेल्प आउट करता है. एंड आई रियली अप्रिशिएट वो रियाज आबिद साहब थे इनटेक के, ही इज स्टिल आई थिंक इन इनटेक. आई मीन अच्छे बॉसेस मिलना भी एक बड़ी बड़ी हाँ, ये आप मुझे पहले भी कहते थे कि अच्छे बॉसेस मिलना भी एक मतलब जो है ना एक एक वो होना चाहिए, मतलब ये भी जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी है ज्यादा. लाइफ में. ठीक है, तो बस इसको यहाँ पे एंड करते हैं. अगेन थैंक यू सो मच, और जो भी इसका फीडबैक होगा उसको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इंटरव्यू के अंदर इनकॉर्पोरेट करूंगा. तो इट वाज ग्रेट साथ भाई, तो इसको करते हैं हम थैंक यू फॉर खत्म. टेकिंग आउट योर टाइम सर. नो वरीज, थैंक ओके, यू. अल्लाह थैंक यू. हाफिज.